स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम देखेंगे गेट 2005 के लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बार लगभग जो है 9 क्वेश्चन पूछे गए थे लीनियर अलजेब्रा से, जिसमें 5 क्वेश्चन जो थे वो 1 मार्क्स के थे और 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। टोटल वेटेज 13 मार्क्स। एवरेज लगभग हर साल इतने ही नंबर्स का जो है एवरेज रहता है। तो और ये खास बात, इस वीडियो के लास्ट में हम लीनियर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में आपको देंगे। वो क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे, किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, बट इस समय के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, गेट में, CSI या नेट में, IITJEE में पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के 5 क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। The set of all x belong to R for which the vectors 1, x, 0 and 0, x square, 1 and 0, 1 and x are linearly independent in RQ is option A, x belong to R such that x equal to 0, option B, x belong to R such that x does not equal to 0, option C है x belong to R such that x does not equal to 1 and option D है x belong to R such that x does not equal to -1। देखिए हमारे वेक्टर का दिया है क्वेश्चन नंबर 1। जो वेक्टर है ये है 1, x, 0, दूसरा है 0, x स्क्वायर, 1, थर्ड है 0, 1 एंड x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या है? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप यहाँ से सीधा इनका रॉन्स्कियन निकाल सकते हैं या इसका डिटर्मिनेंट देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको इस फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं, A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है 1x 0, 1x 0, 0x स्क्वायर 1, 0x स्क्वायर 1, 0 1x, 0 1x। अब यहाँ से आप सीधा क्या कर सकते हैं, या तो इसका रैंक निकाल लीजिए, रैंक ऑफ A, या तो यहां से इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो तभी होगा जब इसका रैंक कितना होगा, 3 होगा। तो बस हमको वो वेक्टर निकालने हैं कि जिसपे इसका रैंक 3 हो जाए, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप यहां से देखिए, हम इसको इरेज करते हैं, हम सीधा इसको डिटरमिनेंट ही निकालते हैं। तो ये अगर हमारा ये है तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये गया तो x क्यूब माइनस 1 माइनस x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, या डिटरमिनेंट कितना आ गया, x क्यूब माइनस 1। अब ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से क्या हो गया, डिटरमिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से x क्यूब डज नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू 1। ये -1 यहाँ नहीं आएगा, आप नोट करेंगे इस बात को। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होगा जब x हमारा 1 के इक्वल नहीं हो, डेट इज x बिलोंग टू R सच डेट x डज नॉट इक्वल टू 1। इस सेट में ये जो वेक्टर है ये हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसका C ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो है 1 का C ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 का C ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है, लेट m इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 3 0 4 5 0 0 0, देन ऑप्शन A, m इज डायगोनलाइजेबल बट नॉट m स्क्वायर, बी ऑप्शन m स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल बट नॉट m, सी ऑप्शन बोथ m एंड m स्क्वायर आर डायगोनलाइजेबल, और ऑप्शन डी नाइदर m और नॉट m स्क्वायर आर डायगोनलाइजेबल। मैट्रिक्स हमारा है m इक्वल टू 1 3 3 1 3 3 0 4 5
0.045 009 अब इसके डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में इसके और यम स्क्वायर के डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है। तो अगर आप डायगोनलाइजेबिलिटी पढ़े हैं तो आप बिल्कुल ये देख के कह सकते हैं कि ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसके सभी अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वही इसके आइगन वैल्यू होते हैं। तो इसका आइगन वैल्यू 1 है, 4 है, 9 है, ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स का हर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होता है तो वो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। ये एप्लीकेशन है। तो ए यम हमारा क्या हो गया यहाँ से, यम इज डायगोनलाइजेबल क्योंकि इसके जो आइगन वैल्यू हैं वो 1 है, 4 है और 9 है, ये तीनों डिस्टिंक्ट है। तो यम का अगर आइगन वैल्यू 1, 4, 9 है तो यम स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 16 और 81 और ये भी डिस्टिंक्ट हो गए। तो यहाँ से क्या हो गया कि यम स्क्वायर इज आल्सो डायगोनलाइजेबल। तो यम एंड यम स्क्वायर बोथ आर डायगोनलाइजेबल। ऑप्शन देख लीजिए कौन सही है। ऑप्शन सी सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी 1 का सी और 2 का सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, लेट यम बी अ skew symmetric orthogonal real matrix then only possible eigen value of a are ऑप्शन ए -1, 1 -i, 0, 1, i। यम हमारा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर, यम है स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल। तो इसके आइगन वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। आपको रिजल्ट पता होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं तो इसके सभी आइगन वैल्यू या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा, और अगर सिमेट्रिक होता है तो इसके सभी आइगन वैल्यू या तो 0 होंगे या तो प्योरली रियल होंगे। और दूसरा ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आपको डिफिनेशन है, तो अगर ए ऑर्थोगोनल तब होता है जब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए। अब यहां से देखिए यम हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो यम इंटू यम का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और इसमें यह भी कहा है कि यम क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यम स्क्यू सिमेट्रिक है तो यम का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस यम, ये यहाँ पुट कर दीजिए यम ट्रांसपोज इक्वल टू, तो यम इंटू माइनस यम इक्वल टू आई, ये हो जाएगा माइनस यम का स्क्वायर इक्वल टू आई। यहाँ से क्या हो जाएगा यम का स्क्वायर इक्वल टू आई, यहाँ से यम स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0। ये इसका एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया। जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया। ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया तो इसका जो भी आइगन वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर लेम्डा इफ लेम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ यम मैट्रिक्स है, देन लेम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा लेम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी ये माइनस आई यहाँ पे होगा, यहाँ में तो ये प्लस हो जाएगा, और ये होगा प्लस, और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आई, यानी इसके आई के वैल्यू क्या हो जाएंगे प्लस माइनस आई हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट यस एंड टी बी टू लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यू डिफाइंड यस यक्स वाई जेड इक्वल टू यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई माइनस जेड, टी ऑफ यक्स कमा वाई कमा जेड इक्वल टू यक्स प्लस 2y वाई माइनस जेड यक्स प्लस वाई प्लस जेड। देन ऑप्शन ए यस इज इन्वर्टेबल बट नॉट टी, ऑप्शन बी टी इज इन्वर्टेबल बट नॉट यस, ऑप्शन सी बोथ यस एंड टी आर इन्वर्टेबल, एंड ऑप्शन डी नाइदर यस नॉट टी इज इन्वर्टेबल। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हर ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो CSI नेट हो या गेट हो।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा। ये ऑप्शन 3 का हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन हमारा 4 है, दिया है यस लीनियर ऑपरेटर है, यस और टी ऑपरेटर है तो भी से भी में ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यस ऑफ एक्स कम वाई कम जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई माइनस जेड, सॉरी यहाँ माइनस है, एंड टी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2z, एक्स प्लस 2z कामा वाई माइनस जेड कामा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे दो ऑपरेटर हैं और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यस और टी में कौन इनवर्टिबल होगा, कौन इनवर्टिबल नहीं होगा, मतलब कौन 1 1 and 2 होगा और कौन नहीं होगा। सिंपल हम यहाँ से देखिए, अगर ये शो कर दे कि कर्नल ऑफ यस अगर सी 0 हो जा रहा है तो यस 1 1 होगा, और यस 1 1 होगा तो यस भी से भी में वेक्टर लीनियर ऑपरेटर है और डायमेंशन अभी 3 है तो यस अनटू भी हो जाएगा। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में कोई भी लीनियर ऑपरेटर होता है और अगर वो 1 1 हो जाता है तो अनटू भी होगा, और अगर वो अनटू हो जाता है तो 1 1 भी होगा। तो हमको सिंपली इनका कर्नल चेक करना है दोनों का। तो कर्नल ऑफ यस इक्वल टू एक्स वाई जेड सच दैट यस ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये कर्नल का डेफिनेशन हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड सच दैट, अब यस हमारा कैसे डिफाइंड है, ऐसे डिफाइंड है एक्स कामा एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये इक्वल टू क्या है 0, यानी 0 कामा 0 कामा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड सच दैट ये एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड, और यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस वाई है, यहाँ माइनस वाई पुट कर देंगे तो माइनस वाई इक्वल टू जेड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2y इक्वल टू जेड, यहाँ से y इक्वल टू माइनस जेड बाई 2, ये 2 है। तो हम ये क्या आ गया x इक्वल टू 0 है, तो x 0 है तो y भी यहाँ से 0 हो जाएगा, और y भी 0 है, x भी 0 है तो z भी 0 हो जाएगा, यानी 0 कामा 0, यानी कर्नल ऑफ यस में केवल 0 है, और केवल 0 है तो यस हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, और यस अगर 1 1 है तो यस अनटू भी हो जाएगा क्योंकि यस क्या है लीनियर ऑपरेटर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंप्लाई करेगा यस इज इनवर्टिबल ऑपरेटर। नाउ अब हम अगर टी को देखें, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टी कर देंगे, और ये यहाँ से देखिए आप ये हम कर्नल ऑफ यस, अब टी की हम बात कर रहे हैं, कर्नल ऑफ टी। तो ये और ये कैसे डिफाइंड है देखिए, एक्स प्लस 2z कामा वाई माइनस जेड कामा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 कामा 0 कामा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2z इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू जेड यहाँ पुट कर दीजिए तो एक्स इक्वल टू -2z। अब ये वैल्यू यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू 2z है और यहाँ से एक्स इक्वल टू -2z है, तो ये दोनों को सॉरी एक्स प्लस 2z इक्वल टू 0 है। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे यहाँ से, एक्स इक्वल टू -2z, वाई इक्वल टू जेड और जेड इक्वल टू जेड, यानी कर्नल हमारा क्या आ गया, एक्स इक्वल टू -2z है तो -2z कामा जेड और कामा जेड, और ये हमारा जेड कहाँ का है, बिलोंग टू आर।
तो ये देखिए जो कर्नल ऑफ टी आ रहा है वो -2z का z और जेड आर में है, ये जीरो नहीं है। जेड की वैल्यू आप दूसरे कुछ पुट करेंगे 1 2 3 4, तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो के अलावा भी और कुछ वैल्यू आएंगे। तो इसका मतलब ये टी हमारा 1 1 नहीं है, और टी 1 1 नहीं है तो टी अनटू नहीं होगा, और टी अनटू नहीं तो फिर टी इन्वर्टिंग के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कह रहा है यस इज इन्वर्टिबल बट नॉट टी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो 4 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट बी डब्ल्यू एंड एक्स बी 3 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सच दैट डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक करेक्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 भी डब्ल्यू एंड एक्स बी 3 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सच दैट डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। Suppose yes from V to W, yes from V to W and T from W to X are two linear map, and T from W to X be two linearly independent linear map such that yes from V to X is injective, then yes and T are surjective, yes is surjective and T is injective, yes and T are injective, and option D है yes is injective and T is surjective। इस क्वेश्चन में हमको कुछ मिस प्रिंटिंग दिख रहा है। ऊपर यस हमारा V से W में लीनियर मैप डिफाइंड है, और नीचे कह रहा है यस फ्रॉम V टू एक्स। सेम इस क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंटिंग है, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए। अगर ये कह दे नीचे वाला जो V से एक्स में है, अगर यस यही होता तो इसको हम कैसे सॉल्व करते। यहाँ कह रहा है क्या, इफ यस इज इंजेक्टिव। अगर यस हमारा इंजेक्टिव है तो डायमेंशन ऑफ जो V होगा वो लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W होगा। आपको एक रिजल्ट पता होगा कि अगर T फ्रॉम V1 से V2 में कोई हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और T हमारा 1 1 है, तो जो इसका डायमेंशन होगा वो लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2 होगा। अगर T हमारा क्या है 1 1 है तो, और अगर T हमारा 1 2 है तो डायमेंशन ऑफ जो V1 होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V2 होगा। ये T जब हमारा 1 1 होगा और ये T हमारा जब अनटू होगा। तो यस अगर हमारा इंजेक्टिव है तो जो इसका डायमेंशन ऑफ V होगा वो डायमेंशन ऑफ W से कम होगा, ये रिजल्ट हमारा फॉलो होगा। और हमको एग्जाम क्वेश्चन में दिया है कि डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ जो X होगा वो लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। अब अगर ये रिजल्ट होल्ड कर गया तो यहाँ से T देखिए, इसका डायमेंशन हमेशा इससे बड़ा है। ये देखिए ये जो T हमारा आ रहा है इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से बड़ा है। इसका मतलब T1 अनटू हो सकता है। यहां से ये जो रिजल्ट है कि अगर T अनटू होगा तो ये होगा, अगर ये है तो जरूरी नहीं कि T हमारा अनटू हो जाए। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कही होगी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, बट फिर भी ऑप्शन जो डी कह रहा है कि यस इज इंजेक्टिव एंड T इज सुरजेक्टिव। ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता है, T इंजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए T इंजेक्टिव तब होगा जब डायमेंशन ऑफ W लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X होता, लेकिन इसका यहाँ पे उल्टा रिजल्ट मिला है, तो T इंजेक्टिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी भी कह रहा है T इंजेक्टिव, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए कह रहा है यस एंड T आर सुरजेक्टिव, और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी वो ए भी नहीं कह सकते, क्योंकि यस हमारा क्या है ऊपर इंजेक्टिव दिया है, तो ये रिजल्ट हमको मिल रहा है इंजेक्टिव से, लेकिन हमको ये रिजल्ट कहीं नहीं मिल रहा है कि डायमेंशन ऑफ भी डायमेंशन ऑफ W से बड़ा होगा। क्योंकि अगर ये रिजल्ट होगा तभी यस हमारा अनटू हो सकता है,
यस ऑन टू होने का मतलब इसका डायमेंशन इससे बड़ा हो, मतलब ये हो, बट इस क्वेश्चन से हमको कहीं ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, बट इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। If a square matrix of order 10 has exactly 4 distinct eigenvalue, ये कोई मैट्रिक्स है 10 क्रॉस 10 का, such that lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda 4 are 4 distinct eigenvalue, then the degree of its minimal polynomial is option A at least 4, option B at most 4, option C at least 6 and option D at least 6। ये क्वेश्चन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वगैरह जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे। ये हमारा 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स है और इसके 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू दिए गए हैं, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4। तो जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, वो मिनिमल पॉलिनोमियल का डिफिनेशन ये होता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है और जितने भी मैट्रिक्स आइगन वैल्यू अटेंड करेगा उसका कम से कम एक फैक्टर मिनिमल पॉलिनोमियल कंटेन करेगा। तो अब कह रहा है कि इसका अगर ये 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, मानते हैं हम कि 1, 2, 3 एंड 0, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है किस फॉर्म का होता है, x-1, x-2, x-3 एंड x। और ये 10 क्रॉस 10 के मैट्रिक्स है तो पावर हमको ऐड करके 10 होना चाहिए, तो इसको मान लेते हैं हम 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स मान लेते हैं, इसको 4 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स मान लेते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं 1, 2, 3 एंड 0। इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है सोचिए क्या होगा, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x। तो इसका जो मिनिमल ऑफ x होगा वो पहले तो इसको डिवाइड करेगा और वो हर एक फैक्टर को कंटेन करेगा जो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी जो इसके आइगन वैल्यू हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है वो हर एक फैक्टर को कम से कम एक टाइम्स कंटेन करेगा। यानी x-1 की पावर n1, x-2 की पावर n2, x-3 की पावर n3 एंड x पावर n4 इस फॉर्म का होगा। और जो n1 होगा या तो 2 होगा या 2 से कम होगा यानी 1 होगा। ये n1 0 नहीं हो सकता, n2 0 नहीं हो सकता, n3 0 नहीं हो सकता और n4 0, यानी फॉर ऑल i ni डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। और ये इसके n1 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, n2 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, n3 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता और n4 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम अब ये देखिए इस फॉर्म का होगा। ऑप्शन कहा है कि देन द डिग्री ऑफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल, और ये देन द डिग्री ऑफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज। अब ऑप्शन ए हमारा लीस्ट 4 एट लीस्ट है वो, ऑप्शन बी है एट लीस्ट 4 कम से कम 4 होगा। तो आप यहीं से देख लीजिए इसकी डिग्री कम से कम कितनी होगी। तो n1 की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, क्योंकि मिनिमम वैल्यू n1 की 1 ही हो सकती है, 1 से कम नहीं हो सकती। इसकी भी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, यानी इस फॉर्म का हो सकता है x-1, x-2, x-3 एंड x। अब इसकी कितनी डिग्री है, 4 डिग्री है, यानी कम से कम जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द मैट्रिक्स m इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, m इक्वल टू 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 2 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0। Then m has no real eigenvalue. Option A. Option B. All real eigenvalue of m are positive. Option C.
all real eigenvalue of m are negative. Option D, m has both positive and negative real eigenvalue. अब ये देखिए क्वेश्चन, m जो हमारा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. 0 1 2 0 ये है 0 1 2 0, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 1 0 2 2 1 0 2 एंड 0 0 2 0 0 0 2 0. यम हमारा क्या है, यम ट्रांसपोज इक्वल टू यम, तो यहां से यम इज सिमेट्रिक. और अगर यम हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका एक रिजल्ट होता है कि इसके जितने भी आइगन वैल्यू होंगे वो सभी या तो जीरो होंगे या वो प्योरली रियल होगा. तो इसके यम के ऑल फॉर ऑल ऑल आइगन वैल्यू आर रियल. ये तो हमको मिलेगा कि सभी आइगन वैल्यूज के क्या होंगे, रियल होंगे. अब हमको ये डिस्कस करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. अब एक रिजल्ट आपको और पता है कि अगर इसके आइगन वैल्यू मान ली 4x4 की मैट्रिक्स है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 और लेमडा 4 हैं, तो जो इनका सम होगा वो इसके ट्रेस के इक्वल होगा. और इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, देखिए 0 + 0 + 0 + 0 0 है. ट्रेस ऑफ यम अगर 0 है तो यहां से हम कहेंगे क्या कि लेमडा 1 + लेमडा 2 + लेमडा 3 + लेमडा 4 = 0 है. और ये 0 तभी हो सकता है जब कुछ नंबर पॉजिटिव हो और कुछ नंबर निगेटिव हो. यानी इस मैट्रिक्स के पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आइगन वैल्यू होंगे. तो ऑप्शन डी जो है, यम हैज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रियल आइगन वैल्यू, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. तो 7 का डी. क्वेश्चन नंबर 8 चलिए. क्वेश्चन नंबर 7 का डी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा. क्वेश्चन 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना है. कंसिडर द रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस P01 ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ द इनर प्रोडक्ट एफ डॉट जी इक्वल टू, इनर प्रोडक्ट दिया है एफ जी इक्वल टू 0 to 1 एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स. ये इनर प्रोडक्ट दिया है. लेट यम इक्वल टू स्पेन 1 एंड यम इक्वल टू स्पेन 1. द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन टू यम इज. एक्स स्क्वायर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमको यम पे देखना है. ऑप्शन ए हमारा 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3 एंड ऑप्शन डी 1/4. इनर प्रोडक्ट दिया है और यम एक सब स्पेस दिया है जो 1 से जनरेट हो रहा है. उसके बाद हमको निकालना है एक्स स्क्वायर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन यम. रिजल्ट आपको पता होगा और नहीं पता हो तो उसको नोट कर लीजिए. हम हो सकता है कि अगले लेक्चर में प्रोजेक्शन से कुछ रिलेटेड लेक्चर दें, क्योंकि उस काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. तो अगर आप लोगों का वो होगा तो मैं अगला लेक्चर जो है प्रोजेक्शन और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पे ही बना दूंगा. तो एक रिजल्ट होता है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है. इफ W is a subspace generated by V1, V2 and so on Vk. ये इसका मान लीजिए क्या है, बेसिस है. such that Vi are orthogonal to each other. कहने का मतलब ये है कि ये जो इसके बेसिस हैं, अगर ये ऑर्थोगोनल बेसिस होते हैं W के, देन फॉर एनी V बिलोंग टू V, the orthogonal projection of V on W. V का ये सॉरी ये V ही है, एक्चुअली आप ये U मत समझिएगा, ये V ही है. देन द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ V on W इज P of V इक्वल टू समेशन
I इक्वल टू 1 to k इनर प्रोडक्ट वी के बाई नॉर्म ऑफ वी के का होल स्क्वायर इंटू वी के। ये मेन रिजल्ट है हमारा कि अगर W कोई हमारा सब स्पेस है जिसकी बेसिस ये है और ये बेसिस ऑर्थोगोनल है, तो कोई भी हमारा वेक्टर होगा V का, तो उसका जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन W जो होता है वो ये होता है P ऑफ V इक्वल टू I इक्वल टू 1 to k समेशन V ये वाला है और V के जो इसके सब बेसिस हैं ये है और ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम इसका यूज करेंगे तो यहाँ से हमको आसानी से मिल जाएगा। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हमको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन किसका निकालना है, देन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमको यक्स स्क्वायर का निकालना है। तो P ऑफ यक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट का यूज करिए। I बराबर 1 to k, अब इसमें केवल 1 ही है तो समेशन हम नहीं लगाएंगे। इनर प्रोडक्ट यक्स स्क्वायर और स्पैन किससे 1 से, यानी 1 इसका बेसिस 1 बाय, अब इसी का नॉर्म लेना है 1 का नॉर्म का होल स्क्वायर इंटू बी के 1 से प्रोडक्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट यक्स स्क्वायर इंटू 1। और इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, 0 to 1 एफ ऑफ यक्स, ये हमारा यक्स स्क्वायर है, जी ऑफ यक्स हमारा 1 है तो 1 इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हमारा 0 से 1 और 0 से 1 अगर लिमिट है तो ये क्या हो जाएगा 1/3। यानी जो यक्स स्क्वायर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 8 का जो हमारा है ये सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा, इसको हम इंग्लिश करते हैं। क्वेश्चन 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल ऑर्थोनॉर्मल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, यानी V हमारा दे दिया है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ P ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 2। ये हमारा वेक्टर स्पेस है एंड T फ्रॉम V टू V एज T ऑफ x I इक्वल टू समेशन ऑफ J इक्वल टू 0 to I, J इक्वल टू 0 to I सच दैट xj है और I इक्वल टू 0 to 0 I हमारे दिया है 0 1 2। तो ये हमको डिफाइंड किया है। उसके बाद कह रहा है कि द मैट्रिक्स ऑफ T इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस इतना, यानी ये T हमारा दे दिया है और जो हमारा जो मैट्रिक्स होगा T से, तो ये कह रहा है कि T इनवर्स से, यानी हमको इसका इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा और इस इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स पूछा है। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, देखिए अगर Vx है तो हमारा इसका बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस B इक्वल टू स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे 1 यक्स और यक्स स्क्वायर, ये इसके बेसिस होगा। हम क्या करेंगे, सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकाल लेंगे और जो ऑप्शन दिया है सभी ऑप्शन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स से। तो ये मैट्रिक्स और उसका वो T इनवर्स का मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आइडेंटिटी आना चाहिए, तो वहाँ से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी और भी तरीका है कि आप इसका इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए, वहाँ से मैट्रिक्स निकालिए। हम सिंपल ऐसे करेंगे। T ऑफ 1 का इमेज क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर 0 है, कुछ नहीं है, तो ये 0 से लेके I तक कह रहा है, तो समेशन हमारा J बराबर 0 to 0 ही चलेगा क्योंकि इसके पावर x की पावर 0 है। तो ये हमारा केवल ये हो जाएगा ये x पावर j, यानी x पावर 0 इक्वल टू 1। T ऑफ x का इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन j इक्वल टू 0 to 1 x पावर j इक्वल टू 1 प्लस x हो जाएगा और T ऑफ x स्क्वायर का इमेज क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 1.1 प्लस 0.x प्लस 0.x स्क्वायर
इसको लिख सकते हैं 1.1 प्लस 1.x प्लस 0.x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1.1 प्लस 1.x प्लस 1.x स्क्वायर। यहाँ से हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, m इक्वल टू मैट्रिक्स मिलेगा हमको 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 1 1 1 1 1। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकाल दीजिए, वो इसके करस्पॉन्डिंग टी इनवर्स के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑप्शन से सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करने से जिस ऑप्शन से आइडेंटिटी मैप आ जाता है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, अब इसी से स्टेटमेंट यही है बट क्वेश्चन उसका एक और है, इसको हम 9 का ए कह सकते हैं, 9 का ए क्वेश्चन है। और अब बी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें 2 था, अब 9 का ये बी है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए, आप सॉरी ये मतलब ऑप्शन नहीं, ऑप्शन आप देखिएगा कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 का द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ टी इनवर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1 इच। अब देखिए ये क्या कह रहा है, हमको जो मैट्रिक्स अगर यम इनवर्स मिल गया, टी इनवर्स के करस्पॉन्डिंग यम इनवर्स हमको मैट्रिक्स मिल गया, तो कह रहा है कि 1 की करस्पॉन्डिंग, अब इसका हमने अभी जो मैट्रिक्स निकाला था ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 सॉरी 1 1 0 और 1 1 1 ये हमारा मैट्रिक्स आया है। तो इसका आइगन वैल्यू 1 है। अब कह रहा है कि अब इसका आइगन वैल्यू 1 है तो जो इनवर्स का मैट्रिक्स होगा उसका भी आइगन वैल्यू 1 होगा। तो कह रहे हैं 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हमको मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे मैट्रिक्स क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका आइगन स्पेस निकालना है। मान लीजिए मैट्रिक्स हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ से हम ए माइनस आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो गया, एक्स को मान लिया हम माने हैं x1 x2 x3, बस यही x1 x2 x3 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करके यहाँ पे रख देनी है, वही हमारा क्या जाएगा, आइगन स्पेस आ जाएगा। तो ये हमारे गेट 2005 के लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट सॉल्यूशन रहे, जिसमें लगभग 9 या 10 क्वेश्चन पूछे गए। अब हम देखते हैं आज के लेक्चर का टेस्ट सीरीज लीनियर अलजेब्रा का।